आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, और वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। ठीक है, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के अगर आप मैप को देखोगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि उस समय यूरोप में नेशन स्टेट जो है, यानी राष्ट्र, जो आज जैसा मतलब आज जैसे कि यूरोप नेशन स्टेट से भरा हुआ है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, पहले वैसा कुछ भी नहीं था। यानी नेशन स्टेट उस समय यूरोप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose ruler had their autonomous territories. जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, ये मिड 18th सेंचुरी में कैसे थे? किंगडम्स के रूप में थे, यानी राज्य थे। डचीज, डचीज किसे कहते हैं? जिन्हें ड्यूक या तो डचेस क्या करती हैं? रूल करती है, मतलब उसको कंट्रोल करती हैं। और कैंटन्स, कैंटन्स को अगर हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में समझाएं तो अभी हमारा कंट्री क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो जाएगा ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? यूनियन। उसके बाद क्या आता है? स्टेट। और फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है हमारे देश का। तो ये जो स्टेट है, प्रेजेंट डे जो भी हमारा स्टेट है, वही कैंटन्स था मिड 18th सेंचुरी में, अगर हम एरिया से मतलब रिलेटेड बात करें तब। ठीक है, तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सब जो थे पहले वो किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स में डिवाइडेड थे, जहां पर एक रूलर रूल किया करते थे। ठीक है, ऑटोनोमस पावर वहां पे रूल किया करते थे, मतलब सुप्रीम पावर एक तरह से कहें तो। ठीक है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज which lived diverse people। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की यहाँ पे बात की गई है। वो लोग क्या थे? ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स के अंदर थे, मतलब वहां पर ऑटोक्रेटिक मोनार्क कंट्रोल किया करते थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? निरंकुश शासक। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे मतलब ही राजा थे ना, जिनके हाथों में सारा पावर कंसंट्रेटेड था एक तरह से, और अगर ये कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता था, उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता था। तो इस वजह से यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज कहा गया है। ठीक है, तो जिस टेरिटरी पर ये रूलर रूल किया करते थे ना, उसमें डाइवर्स पॉपुलेशन रहता था। एक तरह से कहें तो लोगों में बहुत ज्यादा भिन्नता थी, वो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, और अगर हम कुछ कॉमन निकालने जाए ना तो बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। They did not see themselves as sharing collective identity or a common culture। भाई ये लोग एक दूसरे से काफी अलग थे। ठीक है, मतलब एक तरह से कहें तो इनमें काफी डिफरेंशिएशन था, जिसकी वजह से ये खुद को, ये जो सारे लोग थे टेरिटरी के अंदर, वो खुद को एक यूनाइटेड कम्युनिटी का पार्ट नहीं मानते थे। उन्हें मतलब उनमें कोई एकता का भाव नहीं था, क्योंकि इनके कल्चर अलग थे। मतलब जो भी लोग थे टेरिटरीज के अंदर, वो डिफरेंट कल्चर्स यानी डिफरेंट संस्कृति को फॉलो किया करते थे। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, often this even spoke different languages, belong to different ethnic group। और अक्सर ऐसा होता था ना कि एक टेरिटरी के अंदर लोगों में डिफरेंशिएशन था। हम बार बार कह रहे हैं डिफरेंशिएशन था। किस टाइप का डिफरेंशिएशन था? तो लोगों की बोलियां काफी एक दूसरे से अलग थी। मतलब लोग जो एक रीजन में, एक टेरिटरी में लैंग्वेज यूज किया करते थे ना, वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होता था। और एक टेरिटरी के अंदर न्यूमरस लैंग्वेजेस होते थे, यानी जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग होते थे, भिन्न प्रकार के भाषाएं होती थी। ठीक है, और साथ ही लैंग्वेज में तो वेरिएशन था ही, और साथ में जो ये लोग थे वो लोग मतलब एथनिसिटी में इनके बहुत ज्यादा वेरिएशन था। मींस ये दूसरे कल्चर को फॉलो किया करते थे। ठीक है, इनकी संस्कृति एक दूसरे से
काफी अलग हुआ करती थी। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो थे एक दूसरे से डिफरेंट थे एक यूरोपियन किंगडम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। देखिए यहाँ पर हमें हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, और जिसके थ्रू हम एक तरह से समझ सकते हैं कि उस समय का जो मतलब एक यूरोपियन टेरिटरी था, ठीक है, उसमें मतलब किस प्रकार के लोग रहते थे एग्जैक्टली अब हम देख सकते हैं कि किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस थे, किस टाइप का वेरिएशंस लोगों के बीच था। तो पहले हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि किस टाइप का एक यूरोपियन टेरिटरी जो था वहां पर किस टाइप के पीपल का कॉम्पोजिशन था। एक पहली बार हम रफली लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक टेरिटरी हुआ करता था, ठीक है, एक टेरिटरी हुआ करता था जिसे रूल कौन करता था, एक रूलर रूल करता था, रूलर के कंट्रोल में ये हुआ करता था। ठीक है, अब देखना है, अब ध्यान देना है। तो ये टेरिटरी जो था उसमें डिफरेंट रीजन हुआ करते थे। तो टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजन, ठीक है, वेयर different people resided। टेरिटरी हुआ करता था जिसे रूलर कंट्रोल किया करते थे, जो कि डिफरेंट रीजन्स को कंसिस्ट करता था और जहां पर डिफरेंट पीपल रहते थे जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे। कल्चर, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टेरिटरी जिसे रूलर कंट्रोल किया करते थे, जो कि डिफरेंट रीजन्स को कंसिस्ट करता था, डिफरेंट पीपल वहां रहते थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग कल्चर को फॉलो किया करते थे। तो ये एक यूरोपियन टेरिटरी का हमने रफ मैपवर्क लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में। तो यहां पर हमें किसका एग्जाम्पल दिया गया था, हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रियन हंगरी पर रूल किया था, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर एकदम एक तरह से हमको क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगा कि भाई आखिर एक यूरोपियन टेरिटरी में किस टाइप का कॉम्प्लिकेशंस होता था, कैसे वेरिएशंस होते थे, लोगों के बीच में किस तरह का डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, the Tyrol, Austria, the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking। देखिए यहाँ पर मेनली एरिस्टोक्रेट्स के बारे में बात किया गया है कि वो लोग किस तरह का लैंग्वेज हैब्सबर्ग एम्पायर के मतलब रूल में बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्पाइन रीजन के बारे में बताया गया, जो कि कंसिस्ट करता था टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड, बोहीमिया। और यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट्स थे यानी जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो क्या यूज करते थे, लैंग्वेज जर्मन को यूज करते थे, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज को वो यूज किया करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। और लोम्बार्डी और वेनेशिया ऐसा मतलब रीजन था जहां पर एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो इटालियन लैंग्वेज का यूज किया करते थे। इन हंगरी half of the population spoke Magyar while other half spoke variety of dialects। अब हंगरी जो रीजन था हैब्सबर्ग एम्पायर का,
वहां पर जो लोग थे ना, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वहां की जो आबादी थी वो मग्यार लैंग्वेज बोलते थे और हाफ जो थे वो रीजनल डायलेक्ट्स बोला करते थे, यानी लोकल लैंग्वेजेस का यूज किया करते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और गैलिशिया जो रीजन था वहां पर जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया करते थे। तो ये देखिए ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको भी एक बार हम लोग फ्लो चार्ट के मेथड से समझ लेते हैं तो बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो ये रहा हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़े थे, जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस। तो जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस में अल्पाइन रीजन था। अल्पाइन रीजन के अंदर कौन था भाई, टाइरोल, ठीक है, सुडेंटेनलैंड, ऑस्ट्रिया, और बोहेमिया था। बोहेमिया था। ठीक है, तो जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस कौन से थे, टाइरोल, सुडेंटेनलैंड, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया। यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो जर्मन बोला करते थे और इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अगर इन्हें कलेक्टिवली देखा जाए तो इन्हें अल्पाइन रीजन बोला गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रोविंस में। तो दूसरा कौन सा था, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस। तो यहां पर कौन सा दो रीजन था, एक था लोम्बार्डी और दूसरा वेनेशिया। फिर हंगरी था, फिर एक और रीजन था वो था गैलिशिया। गैलिशिया था जहां पर एरिस्टोक्रेट्स क्या बोलते थे, पॉलिश लैंग्वेज यूज करते थे। सो ये तीन रीजन मेनली हम लोग को डोमिनेटिंग क्लास यहाँ पर बताया गया। एक जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस हो गया, फिर इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस और गैलिशिया जहां पर पॉलिश लैंग्वेज एरिस्टोक्रेसी यूज किया करते थे। तो ये हमने पढ़ लिया एरिस्टोक्रेट्स के बारे में। और एक और कौन सा रीजन था, हंगरी, जहां पर जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थे वो क्या बोलते थे, मग्यार बोलते थे और हाफ ऑफ अदर रीजनल डायलेक्ट्स बोला करते थे। तो ये आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हो और दिमाग में सेट करने में आसानी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So beside these three dominating groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians, Slovaks to the north। अच्छा, ठीक है, तो इन्हीं बाउंड्रीज में एरिस्टोक्रेट्स भी रह रहे थे और साथ ही पीजेंट्स भी रह रहे थे। तो पीजेंट्स में भी कुछ इस एम्पायर के अंदर जो पीजेंट्स थे उनमें भी कुछ कुछ डिफरेंशिएशन था रीजंस को लेकर, तो ध्यान देना है। ठीक है, बोहेमियन एंड स्लोवक्स टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ में जो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो नॉर्दर्न पार्ट था वहां पर पीजेंट्स जो थे वो बोहेमियन और स्लोवक के नाम से जाने जाते थे। फिर सॉल्वेंस इन कर्नियोल, तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में एक कर्नियोल रीजन होगा, वहां पर जो पीजेंट्स थे उनको सॉल्वेंस कहा जाता था। क्रोअट्स टू द साउथ,
साउदर्न पार्ट जो था हैब्सबर्ग एम्पायर का, वहां पर पीजेंट्स को क्रोवट्स बोलते थे, और रोमन्स टू द ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया, और ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया में जो पीजेंट्स थे उनको रोमन्स बोला जाता था। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन आपको पता चल गया होगा पीजेंट्स का। तो यहाँ पर हर एक सेक्शन जो है एरिस्टोक्रेट से लेकर पीजेंट्स तक, ये मतलब ये पूरे क्लास जो पॉपुलेशन में एक अलग सा मतलब कहे तो वेरिएशन है, लोगों में बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर डिफरेंशिएशन है। सो सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे बेसिस पर मतलब भिन्नता था लोगों में, इतना मतलब डिफरेंशिएशन था कि पॉलिटिकल यूनिटी यानी एकता का जो भाव था, राष्ट्रीय एकता का जो भाव था, उसको आसानी से बढ़ावा नहीं दे सकते थे, क्योंकि भाई एकता कब आएगा, जब कोई चीज कॉमन हो तब ना आएगा। बट यहाँ पर तो आप यहाँ पे क्लियरली आपने देखा कि किस तरह का डिफरेंशिएशन था इन क्लासेस में। The only tie binding these diverse group together was common allegiance to the emperor। ठीक है, एक चीज नोटिस करने वाला ये भी है कि भाई टेरिटरी में इतने डाइवर्स लोग एक साथ रह रहे थे, तो यहाँ पर एक कॉमन चीज जो उभर कर आया वो थे यहाँ के जो मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर पे जो रूल कर रहे थे मोनार्क, वो मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर जितने भी लोग थे उनको एक ही राजा रूल कर रहा था, और वही राजा सभी के लिए कॉमन था। तो जो लोगों को एक साथ इस टेरिटरी में मतलब रखा हुआ था वो था उसका केवल राजा। ठीक है, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आया, उभरा, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। इतना मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें इतना डिफरेंशिएशन है, एक यूरोपियन किंगडम के बारे में हमने यहाँ पर देखा तो इतना डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो ग्रो कैसे करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। और अगर नेशनलिज्म का फीलिंग ग्रो करेगा, मतलब पहले देशभक्ति की भावना लोगों के बीच में आएगी, तभी लोग राष्ट्र बनाने का सोचेंगे। तो इस तरह से यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भाई इतना डिफरेंशिएशन में इन लोगों के बीच में नेशनलिज्म कैसे ग्रो करवाया जाए और नेशन स्टेट का जो आइडिया है उसको कैसे स्प्रेड किया जाए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्योंकि अभी तक में हमने मतलब देख लिया कि एक भी चीज कॉमन नहीं था। अब आप कहोगे कि कॉमन तो था, मोनार्की था, मतलब मोनार्क जो था वो कॉमन था, बट मोनार्क क्यों नेशन स्टेट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर वो नेशन स्टेट को सपोर्ट करेगा तो उसकी राजगद्दी छिन जाएगी। तो नेशन स्टेट के दम अगेंस्ट में हमेशा से मोनार्क रहे हैं और रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉमन जो मतलब यहाँ पे जो कॉमन एक फैक्टर उभर के आया मोनार्क, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में हम लोग पॉपुलेशन का जो डिफरेंट सेक्शंस है, यानी जो मतलब आबादी में जो मतलब अलग अलग जो तबका है, अब उसको हम लोग उसका एक शार्प रीडिंग लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसे पढ़ना है। तो शुरुआत किया गया है भाई एरिस्टोक्रेट्स से। ठीक है, समझते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, ये लैंड ओनिंग कम्युनिटी थे। क्या थे ये? ठीक है, तो एरिस्टोक्रेट्स क्या थे? लैंड ओनिंग कम्युनिटी थे, मतलब इनके पास जमीन जायदाद की भरमार थी। ठीक है, और साथ ही ये सोशली एंड पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। मतलब कि सोशल स्फेयर में यानी सामाजिक रूप से कहें, अगर सोसाइटी में कहें तो इनका अपना एक दबदबा था। ठीक है, और पॉलिटिकल एरेना में कहें, अगर राजनीतिक रूप से अगर हम इन्हें देखें तो उसमें भी ये काफी एक्टिव रहा करते थे। ठीक है, तो रिच भी थे, साथ ही डोमिनेंट भी थे और पावरफुल भी थे। अब आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ
लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। देखिए इस क्लास में भी क्या था, डिफरेंशिएशन था। कैसे? तो भाई अब जरूरी तो नहीं है ना कि जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं वो एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड रहें, ठीक है, वो डिफरेंट रीजन के भी तो हो सकते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन इनमें केवल यही था कि ये डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे, यानी इन लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन कहें तो वो रीजनल डिवीजन था, ये डिफरेंट रीजन से बिलोंग किया करते थे। बट तब भी इनमें एक यूनाइट करने वाला चीज था, एक कॉमन चीज था, और वो क्या था? तो भाई इनका वे ऑफ लिविंग, इनका वे ऑफ लिविंग जो था, यानी जिंदगी जीने का जो तौर तरीका होता है, वो इन लोगों में कॉमन था। क्योंकि ये लोग जो थे, ये जो जितने भी मेंबर्स होते थे एरिस्टोक्रेसी के, वो अपने लाइफ को एक बहुत ही लग्जरियस वे में, एक्स्ट्रावेजेंट वे में जीते थे, यानी शान और शौकत से जीते थे। तो यही क्या बना, कॉम्युनिटी का एक साइन यही दिया, कॉमननेस जो था इन लोगों में केवल वे ऑफ लिविंग लाइफ से ही आया था। ये जो वे ऑफ लाइफ था ना, यही यूनाइट इन लोगों को कर रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये इकोनॉमिकली भी बहुत ही स्ट्रांग थे, क्योंकि कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र में इनका बहुत सारा जमीन जायदाद हुआ करता था, मतलब जमीन जायदाद भरी पड़ी रहती थी इनकी। और टाउन हाउसेस मतलब शहरों में भी इनके बड़े बड़े घर हुआ करते थे, एक तरह से कहे तो हवेली। ठीक है, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ठीक है, तो क्या होता था कि जब भी कुछ भी ये पॉलिटिकल चीज किया करते थे, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर कुछ किया करते थे या कुछ राजनीतिक काम किया करते थे ना, तब ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। और जब भी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बैठा करते थे, जब उच्च वर्ग लोगों के साथ ये बैठते थे ना, तब ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे, क्योंकि उस समय उन लोगों का माइंडसेट रहा होगा कि भाई जब कुछ भी हाई प्रोफाइल चीज करना है तो अपनी सुपरमेसी को मेंटेन करने के लिए ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया करते थे। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से समझाएं तो और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे सामने कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, तो हमारे मन में क्या आता है, आपके माइंड में क्या चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये आएगा। एकदम ग्रेट पर्सनैलिटी, एकदम रेटिना पे हमारे स्क्रीन मतलब एकदम ग्रेट पर्सनैलिटी का चित्र बन जाता है वही। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज से हम किसी के टैलेंट को नहीं कर सकते कंपेयर, मगर भाई दिखावा था, ये लोग के सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिखावा था। जब भी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाओगे तो कंपैरिजन बहुत होता है, तो ये लोग अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए, सुपरमेसी को मेंटेन करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये लोग क्या थे ना, मैरिज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। कैसे? जैसे साउथ में मान लो, साउथ रीजन है, वहां पर एक एरिस्टोक्रेट्स है, ठीक है, और एक नॉर्थ रीजन में, तो ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? तो भाई शादी से। ठीक है, तो मैरिज अलायंस से एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। पावरफुल तो ये थे, ठीक है, पावरफुल थे, बट जब इनकी हम संख्या को देखें, ठीक है, जब इनके नंबर्स पे हम आते हैं तो हमें ये पता चला कि ये पॉपुलेशन में माइनॉरिटी है, मतलब इनकी संख्या पॉपुलेशन में काफी कम है, ये एक स्मॉल ग्रुप है। तो हमने पढ़ लिया भाई, हमने एरिस्टोक्रेट्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे शार्पली हमने सब कुछ देख लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, और वो है द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। यानी जो मेजॉरिटी था पॉपुलेशन, अगर कहें पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी का था तो वो पीजेंट का था, यानी किसान वर्ग का था। तब हम पीजेंट्स की कंडीशंस को देखते हैं। तो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। ठीक है, तो वेस्ट जो था, वेस्टर्न पार्ट जो यूरोप का था, वहां पर जो भारी मात्रा में जो लैंड हुआ करते थे वो टेनेंट्स, और नहीं तो और क्या साथ में कौन? स्मॉल ओनर्स, यानी जो छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड के जो ओनर्स हुआ करते थे वो खेती करते थे उस लैंड पर और अपने लाइफ को सस्टेन करते थे। अब टेनेंट्स क्या होता है? यहाँ पे एक नया टर्म आया, टेनेंट्स। टेनेंट्स ऐसे पीजेंट्स होते थे जो कि रेंट पर, ठीक है, रेंट पर लैंड को लिया करते थे बड़े जमींदार से और उस पर खेती किया करते थे, अपने लाइफ को सस्टेन किया करते थे। स्मॉल ओनर्स जिनके पास स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड होता था, वो उसी पर फार्मिंग करके, खेती करके अपना भरण पोषण करते थे। तो ये हमने वेस्ट पार्ट को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। While in the eastern and the central Europe, the pattern of land holding was characterized by the wide, vast state which were
कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स। और अगर हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को अगर देखें तो वहां का किस टाइप का पैटर्न था मतलब एक तरह से कहें कि खेती करने का, तो वहां पे जो बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े लैंड पर जो पीजेंट थे वो सर्फ्स बनकर, सर्फ मतलब भूदास होता है, तो भूदास बनकर वो वहां पर खेती किया करते थे। तो ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा पीजेंट्स का हाल, कि पीजेंट्स का उस समय क्या कंडीशन था, और ये मेजोरिटी थे। तो एरिस्टोक्रेट्स क्या थे, माइनॉरिटी थे, और मेजोरिटी पॉपुलेशन में कौन थे, तो भाई पीजेंट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। In western parts of Central Europe and in western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market. देखिए क्या बोला जा रहा है कि वेस्टर्न पार्ट जो था, वेस्टर्न और कुछ कुछ पार्ट्स सेंट्रल यूरोप का जो था, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक तरह से कहो तो वहां पर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा था और साथ ही ट्रेड का भी ग्रोथ हो रहा था, जिससे कि क्या हो रहा था, नए सिटीज इमर्ज हो रहे थे। अब ऐसे कह देना तो अच्छा ही ना होगा, तो इससे हम इसकी पूरी चेन को समझते हैं कि इंडस्ट्रीज से कैसे एक टाउन का इमरजेंस होता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इंडस्ट्रीज ठीक है, तो समझना है इंडस्ट्रीज सेटअप हुए। ठीक है, तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हुआ है तो वो मैन्युफैक्चर भी तो करेगा ना प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो भाई प्रोडक्ट को सेल भी करना है, बेचना भी है, तो प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स बनाया है तो प्रोडक्ट को बेचना भी चाह रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, तो भाई उसके लिए मार्केट फॉर्म हो गया। अब मार्केट्स फॉर्म हो गया तो ये क्या किया, अट्रैक्टेड कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे उसको अट्रैक्ट किया। कैसे, बहुत सारी वजह है। मार्केट्स हैं तो इसका मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज है और जितनी भी टाइप की फैसिलिटीज है लोगों को एक जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, इस वजह से भी लोग क्या हुए, अट्रैक्ट हुए।
और दूसरा बात यह है कि इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हुआ है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत सारे मतलब बहुत सारा सेक्शन होता है। इंडस्ट्रीज जो है अगर सेटअप हुए तो उसके नीचे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट्स है। तो लोगों को किसी ना किसी सेक्टर में तो भाई रोजगार मिल जाता, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। तो लोग ये सब चीज से अट्रैक्ट हुए और किधर, पीपल स्टार्टेड रिसाइडिंग अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया। तो पीपल अट्रैक्ट हुए मार्केट्स की ओर और इंडस्ट्रीज की ओर अट्रैक्ट हुए, और फिर क्या किए कि कुछ जो लोग थे वो लोग क्या करने लगे, इंडस्ट्रियल एरिया जो था उसके आमने सामने रहने लगे। और जब पॉपुलेशन वहां का बढ़ा, यानी जब लोगों के रहने की संख्या जब वहां बढ़ गई तो क्या हुआ, एक टाउन इमर्ज हुआ। तो इस तरह से कुछ ये चेंज चला होगा उस समय, इसी की वजह से टाउन्स इमर्ज हुआ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया हो आपको फ्लो चार्ट से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ भाई कि नया जो था इमर्जेंस ऑफ टाउन हुआ, ग्रोथ ऑफ टाउन हुआ, और जिसकी वजह से एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। देखिए अब इंडस्ट्री सेटअप हुए तो उसमें तो लोग भी काम कर रहे होंगे ना, कुछ कोई बहुत सारे सेक्टर से कोई रिलेटेड होंगे, मार्केट से कोई रिलेटेड होगा, तो कोई इंडस्ट्रीज के अंदर वो बहुत सारे सेक्टर से उससे रिलेटेड होगा। तो ये जो लोग थे एक साथ मिलकर क्या बना, एक नया क्लास बनाए, यानी एक नया क्लास पॉपुलेशन में लेकर आए जो कि किस पर बेस्ड था, इनका जो लाइफ था, यानी एक तरह से कहे तो इनकी अर्निंग जो थी वो बेस्ड थी किस पर, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया करते थे और उसी से अर्न किया करते थे। ठीक है। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and part of German states it occurred only during the 19th century. देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे ना, वो इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के हाफ में ही वहां पर आ गए। बट अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस और कुछ पार्ट्स जर्मन स्टेट की अगर उसकी बात करें तो वहां पर इंग्लैंड के कंपैरिजन में लेट से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। और वो कब आया था भाई, तो 19th सेंचुरी के दौरान, यानी 19th सेंचुरी के दौरान आया था। ठीक है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। तो इसकी वजह से क्या आया, जब अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुए, तो एक नया क्लास उभर कर आया। और अभी हमने देखा उसको क्या बोले थे हम लोग, कमर्शियल क्लास। कमर्शियल क्लास उभर कर पॉपुलेशन में आया। ठीक है। अब यही जो कमर्शियल क्लास है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या हुआ, in its wake new social group came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals। ठीक है। तो कमर्शियल क्लास आया, इंडस्ट्री सेटअप हुए, कमर्शियल क्लास आया। अब इसमें भी दो डिवीजन हुआ। ठीक है। एक जो इंडस्ट्रीज में मैनुअल वर्क किया करते थे, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं लेबर प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है, लेबरर कह सकते हैं, वो वर्किंग क्लास कहलाए। ठीक है। मैनुअल वर्क करने वाले मिलकर वर्किंग क्लास बनाए, इसमें मेनली लेबर हो जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरा क्लास कौन था, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो थे वो थोड़े पढ़े लिखे लोगों को कंसिस्ट करते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इन सभी लोगों को कंसिस्ट करता था। तो कमर्शियल क्लास आया, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक वर्किंग क्लास यानी जो लेबरर्स वगैरह थे, जो मैनुअल वर्क प्रोवाइड करवाते थे मतलब इंडस्ट्रीज में। और दूसरे कौन से थे भाई, मिडिल क्लास, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इन सभी को कंसिस्ट करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। इन द सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर्स टिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक ये जो कमर्शियल क्लास थे, मिडिल क्लास, कमर्शियल क्लास के जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, ये लोग का नंबर कम था क्योंकि ये लोग इनिशियल स्टेज में थे अभी, मतलब इनका शुरुआती दौर था। इस वजह से ये लोग का जो नंबर था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में काफी कम था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। देखिए
ये जो मिडिल क्लास था वो एजुकेटेड था, मतलब इसमें जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे। तो इन लोगों ने कुछ डिमांड्स रखा, ठीक है, कैसे डिमांड्स रखा वो भी देखेंगे, और इन लोगों ने कुछ आइडियाज भी शेयर किया। तो पहला था कि ये जो थे नेशनल यूनिटी को, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी को फॉलो करते थे, मींस राष्ट्रीय एकता को ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। यानी लोगों में एक तरह से कहे तो ये एकता का भाव मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से ग्रो करवाना चाहते थे। और दूसरा क्या था, इनका दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड था जो कि लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया, वो था द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी जो एरिस्टोक्रेसी का क्लास था, उनको जो एक स्पेशल जो उन्हें कुछ फैसिलिटीज मिली हुई थी, ठीक है, जो विशेष अधिकार उन्हें मिले हुए थे, उनका ये खात्मा चाहते थे, यानी अबॉलिशन चाहते थे। तो ये जो इनका डिमांड था और आइडिया ऑफ जो नेशनल यूनिटी था, ये लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था, लोगों को काफी पसंद आया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी बन सकेंगे वो आपको असाइनमेंट में मुहैया करवा दिया जाएगा। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ आपको क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसमें रहेंगे।